अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जानकर बहुत हैरानी होगी कि पाकिस्तान और इंडिया जब आज़ाद हुए तो इकोनॉमिकल तौर पर इंडिया बहुत कमज़ोर था, लेकिन वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान अपनी इकोनॉमी को और बेहतर से बेहतर बनाने में लगा था। पाकिस्तान ने 1960 से लेकर 1980 तक अपनी इकोनॉमी को तेज़ी से तरक्की दी। उस वक्त देखकर लगता था कि पाकिस्तान बहुत जल्दी एक अमीर मुल्क बन जाएगा, लेकिन हुआ इसका उलट। आज पाकिस्तान दुनिया के गरीब से गरीब ममालिक में शामिल है। जो बांग्लादेश कभी पाकिस्तान का हिस्सा था, आज उसकी इकोनॉमी भी पाकिस्तान से बेहतर है। आज बांग्लादेश में डॉलर 109 रुपए का और पाकिस्तान में डॉलर 299 रुपए का है। अगर हम इंडिया की बात करें तो वहाँ पर डॉलर सिर्फ 82 रुपए का है। आखिर कैसे जिस मुल्क की इकोनॉमी कभी इंडिया से भी बेहतर थी, आज वो बांग्लादेश से भी पीछे रह गया? ऐसी क्या वजह बनी कि पाकिस्तान की इकोनॉमी गिरती ही चली गई और आज तक गिर ही रही है? आइए जरा इसे डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। A top story at this hour on WION is from Pakistan. The country has hiked petrol and diesel prices in order to meet fiscal objectives laid down in the bailout deal with the IMF. The Pakistan government's budget has come under scrutiny by the International Monetary Fund, falling short of targets set by its bailout program. Pakistan is not getting a bailout. Pakistan is going through its worst economic crisis in years. Inflation is at a 50-year high and food has become unaffordable for millions. This country continues to implode. चैप्टर नंबर 1, पाकिस्तान में गुर्बत का बुरान की एक बड़ी वजह पाकिस्तान का बढ़ता हुआ लोन भी है। हर मुल्क की इकोनॉमी किसी न किसी चीज़ के ऊपर डिपेंड होती है। मिसाल के तौर पर अगर हम सऊदी अरब की इकोनॉमी देखें तो वो तेल पर डिपेंड है। जापान की देखें तो वो मैन्युफैक्चरिंग पर डिपेंड है। इसी तरह हर मुल्क की इकोनॉमी किसी न किसी चीज़ के ऊपर डिपेंड होती है, लेकिन पाकिस्तान की इकोनॉमी लोन पर डिपेंड है। 1998 में पाकिस्तान पहली बार बेल आउट के लिए IMF के पास गया। IMF ने पाकिस्तान को $25 मिलियन का लोन दे दिया। ये लोन जनरल अयूब खान के दौर में लिया गया था। जनरल अयूब खान ने अपने दौरे हुकूमत में फिर 1965 और 1968 में उन्होंने 112 मिलियन SDR IMF से लिए। उसके बाद 18 मई 1972 को एक बार फिर जुल्फ़िकार अली भुट्टो पाकिस्तान को IMF के दरवाजे पर ले गए। ऐसा लगता है कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो को IMF बहुत ज़्यादा पसंद था, क्योंकि वो चाहकर भी खुद को IMF के पास जाने के लिए नहीं रोक पाते थे। जुल्फ़िकार अली भुट्टो के दौरे हुकूमत में पाकिस्तान 1972 से 1974 तक मुसलसल 3 बार IMF और फिर 1977 के मुकाबले में तकरीबन 314 मिलियन SDR और फिर 330 मिलियन SDR कर्जा लेने में कामयाब रहा। यहाँ पर एक चीज़ जो मैं आपको बता दूँ, जो आपको भी समझ नहीं आ रही होगी कि आखिर ये SDR क्या है। SDR का मतलब है कि स्पेशल ड्राइविंग राइट्स। SDR कोई करेंसी नहीं है, बल्कि ये एक एसेट है। SDR से किसी चीज़ को खरीदा नहीं जा सकता, बस ये किसी कंट्री को लोन देने में ही काम आते हैं। एक SDR की कीमत $1 US, $1 यूरो, $1 UK पाउंड के बराबर है। अब जरा कहानी पर वापस आते हैं। जुल्फ़िकार अली भुट्टो के दौरे हुकूमत के बाद जन्नत ज़िया हक का दौर शुरू हुआ। ज़िया ने अपने दौर में गेंद को घुमाया। 1980 से 1981 तक पाकिस्तान दोबारा IMF के पास गया और वहाँ से $2.187 बिलियन का लोन फिर से लिया, जिसमें से सिर्फ $1 बिलियन ही इस्तेमाल हुए थे। बाकी कहाँ गए किसी को कुछ नहीं पता। उसके बाद 1988 से 1997 तक पाकिस्तान पीपल पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम नून लीग, इन दोनों हुकूमतों ने तकरीबन 8 बार मुख्तलिफ प्रोग्रामों से IMF से लोन उठाया। इस अरसे में पाकिस्तान ने तकरीबन 1.64 बिलियन SDR का लोन लिया। इन 8 प्रोग्रामों में से 5 पीपल पार्टी के दौरे हुकूमत में और जबकि 3 मुस्लिम नून लीग के दौरे हुकूमत में थे। इसके बाद 1999 में जनरल परवेज मुशर्रफ ने IMF से 1.33 बिलियन SDR का लोन लिया। इसके बाद 2008 में पीपल पार्टी ने सबसे पहला काम ये किया कि हमारी तारीख का सबसे बड़ा IMF बेल आउट पैकेज हासिल किया, जिसकी रकम $4.94 बिलियन थी। फिर 2013 में मुस्लिम नून लीग इक़्तिदार में आई और रवायत को बरकरार रखते हुए जल्द से जल्द IMF से $4.399 बिलियन का लोन हासिल किया। IMF से लोन हासिल करने की बात की जाए तो पीपल पार्टी इस खेल में बहुत आगे पाई जाती है, जिसने 10 बार कामयाबी से IMF से लोन हासिल किया। अगरचे मुस्लिम नून लीग सिर्फ 4 बार ही IMF के पास गई, लेकिन उन्होंने अपने 7 बड़े डिक्टेटर से ज़्यादा लोन हासिल किया। अगर हम आज देखें तो पाकिस्तान पर इस वक्त जो लोन है वो $140 बिलियन का है, जो किसी और ने नहीं भरने बल्कि हम गरीबों ने ही भरने। चैप्टर नंबर 2, अगर पाकिस्तान लोन लेता है तो उसे फिर वापस कैसे करता है? आइए जरा अब इससे भी देखते हैं। पाकिस्तान पहले लोन लेते हैं, फिर उस लोन की किस्त को देने के लिए फिर एक और लोन लेते हैं, फिर उन दोनों लोनों की किस्त भरने के लिए तीसरी बार फिर लोन लेते हैं। यानी अगर आपके पास 3 क्रेडिट कार्ड हैं तो एक कार्ड का बिल चुकाने के लिए आप दूसरे बिल से पेमेंट करेंगे।
اور دوسرے بل کے چکانے کے لیے تیسرے سے کریں گے, اور اسی طرح تینوں کا چکانے کے لیے کسی ایک سے کریں گے. یعنی کہ لون پہ لون, جس سے لون کم نہیں ہو رہا لیکن انٹرسٹ بڑھتا ہی جا رہا ہے. اسی طرح کچھ پاکستان بھی کرتے ہیں, ایک لون کو بھرنے کے لیے دوسرا لون لیتے ہیں اور دوسرے لون کو بھرنے کے لیے تیسرا لون لیتے ہیں, جس سے لون تو کم نہیں ہوتا لیکن اس کا سود بڑھتا جاتا ہے, جس سے چیزوں کو مہنگا کیا جاتا ہے تاکہ سود بھرا جا سکے, جس سے بازاروں میں مہنگائی بڑھتی ہے. اور پستا کون ہے؟ بیچارہ غریب. پاکستان کی تاریخ میں جتنی بار بھی لون لیا گیا ہے اس کے بعد وہ بڑا ہے, کبھی کم نہیں ہوا. اور جو حکومت قسط دیتی ہے لون کو چکانے کے لیے وہ سود میں ہی چلی جاتی ہے. مطلب یہ کہ جب پاکستان لون لیتے ہیں یا تو وہ کرپٹ پولیٹیشین کھا جاتے ہیں یا تو وہ صرف سود چکانے میں ہی چلا جاتا ہے, اور جو عوام سے ٹیکس لیا جاتا ہے اس سے ملک کو چلایا جاتا ہے. اب ایسی حالت میں ملک ترقی کیسے کرے گا؟ ہمیں سب سے پہلے ملک میں کرپشن کو ختم کرنا ہوگا. ٹرانسپیرنسی کی رپورٹ کے مطابق 2008 میں پاکستان میں جو کرپشن نہیں کی جا رہی تھی وہ تھی صرف 2.5% کرپشن ملک میں نہیں ہے, باقی ساری کرپشن کی جا رہی تھی. اب یہاں پر آپ کنفیوز نہ ہوئے, اس رپورٹ کو سمجھنے کے لیے سب سے پہلے آپ کو سی پی آئی کو سمجھنا ہوگا. ٹھیک ہے, سی پی آئی کے مطابق جو 0 ہوگا وہ ہائیلی کرپٹ ہے, اور جو 0 سے زیادہ ہوگا یعنی 100 ہوگا وہ فل کلین ہے. یعنی کہ جو نمبر بڑھیں گے یعنی وہ کلین ہے, اور جیسے جیسے نمبر نیچے کم آتے جائیں گے ویسے ویسے وہ ملک کرپٹ ہوتا جائے گا. اور اس کے بعد اگر 2010 کی رپورٹ دیکھیں تو اس میں کرپشن تھوڑی سی اور بڑی ہے, اور اگر اس کے بعد اگر 2020 میں دیکھیں تو اس وقت پاکستان میں صرف -1% کرپشن نہیں تھی, مطلب کہ اگر دیکھا جائے تو 100% ملک کرپٹ تھا. 100% کرپشن کی جا رہی تھی پاکستان کے اندر 2020 میں. اور اگر اب 2022 کا دیکھیں تو 2022 میں بھی ابھی وہی ریٹ چل رہے ہیں اور 2023 میں بھی وہی چل رہے ہیں. پاکستان کے اندر اس وقت 100% کرپشن ہی کی جا رہی ہے. سب سے پہلے ہمیں اس چیز کو ختم کرنا ہوگا. اس چیز کو ختم کرنے کے لیے ہم عوام ہیں, ہم انہیں ٹیکس ادا کرتے ہیں تو ہمیں ان سے حساب مانگنا ہوگا. ایک حکومت کو کہنا ہوگا کہ ایک ایسا نظام لائیں جو نظام عوام کو بتائے کہ کتنا پیسہ آیا, کہاں گیا ہے, کیسے لگا ہے, کس چیز کے لیے لگا ہے, کیونکہ ٹیکس ادا کرنے والی ہم عوام ہی ہیں. ہر چیز کا حساب دینا ان پولیٹیشین کا حق ہے. اس کے بعد پاکستان کو چاہیے کہ پاکستان باہر کے ملک سے چیزوں کو امپورٹ کم کرے اور ایکسپورٹ زیادہ کرے. باقی اگر آپ کو یہ ویڈیو انٹرسٹنگ لگی ہے, اگر مزیدار لگی ہے, اگر میری محنت کرنا اچھا لگا تو اس ویڈیو کو لائک کر کے میری حوصلہ افزائی کر سکتے ہیں اور چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ اسی طرح اچھی ویڈیو آپ تک پہنچ سکیں. بس آج کے لیے اتنا ہی, اجازت چاہوں گا, پھر ملوں گا ایک نئی ویڈیو کے لیے. تب تک کے لیے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ